सीमा पार से चल रही चालों और साजिशों के बीच अब तस्वीर पहले से भी ज्यादा साफ, तगड़ी और धमाकेदार हो गई है। पीओके से लेकर एलओसी तक जिस तरह अचानक हलचल बढ़ी है, उसने यह जाहिर कर दिया है कि 1000 से ज्यादा ड्रोन की नाकामयाब घुसपैठ कोई इकलौता दांव नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े गेम प्लान का हिस्सा थी। गुप्त सुरंगें, छिपे हुए लॉन्च पैड, छाया में चल रहे कमांड सेंटर और सीमा पार फैले नेटवर्क, सब पर एक साथ शिकंजा कसने की तैयारी अब मैदान पर उतर चुकी है। भारत ने सिर्फ ड्रोन गिराकर बात खत्म नहीं की, कहानी यहीं से पलटी है। और अब अगला अध्याय सीधा जमीन पर, सीधे दुश्मन के नर्व सेंटर्स पर लिखा जा रहा है। सीमा पार से रची जा रही चालों, गहरी साजिशों और छाया में चल रहे गुप्त अभियानों के बीच अब तस्वीर पहले से कहीं अधिक साफ, तीखी और विस्फोटक हो चुकी है। घटनाओं की परतें जिस तेजी से खुल रही हैं, वह यह संकेत देती हैं कि हालिया हलचल कोई अचानक उभरी परिस्थिति नहीं, बल्कि लंबे समय से बुने जा रहे एक व्यापक और सुविचारित रणनीतिक खेल का हिस्सा है। पीओके से लेकर एलओसी तक अचानक बढ़ी गतिविधियों ने न केवल सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया है, बल्कि पूरे क्षेत्र के सामरिक समीकरणों को भी बदल कर रख दिया है। 1000 से अधिक ड्रोन की नाकामयाब घुसपैठ को यदि केवल एक अलग थलग घटना माना जाए, तो यह बेस्ट वास्तविकता से आंखें मूंदने जैसा होगा। दरअसल यह उस बड़े गेम प्लान की झलक थी जिसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी और फैलाव कहीं ज्यादा व्यापक है। यह खेल सिर्फ आसमान में उड़ते ड्रोन तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन के नीचे बिछाई गई सुरंगों, पहाड़ियों के पीछे छिपे लॉन्च पैड्स और डिजिटल साये में संचालित हो रहे कमांड सेंटरों तक फैला हुआ है, जहां हर चाल सोची समझी रणनीति के तहत चली जा रही है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गतिविधियां बहुस्तरीय और समन्वित हैं। एक तरफ ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर सीमाओं को परखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जमीन के भीतर गुप्त सुरंगों के जरिए पारंपरिक घुसपैठ के रास्ते भी सक्रिय किए जा रहे हैं। इन सुरंगों का जाल केवल भौगोलिक सीमाओं को पार करने के लिए नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट, हथियारों की सप्लाई और मानव संसाधन के गुप्त आवागमन के लिए भी उपयोग में लाया जा रहा है। इसके समानांतर सीमावर्ती क्षेत्रों में छिपे लॉन्च पैड्स को सक्रिय रखा गया है, जहां से छोटे छोटे समूहों में गतिविधियां संचालित होती हैं, ताकि बड़े पैमाने पर ध्यान आकर्षित किए बिना निरंतर दबाव बनाया जा सके। यह एक क्लासिक हाइब्रिड वॉरफेयर मॉडल की तरह है, जहां पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के तरीकों का मिश्रण दिखाई देता है। लेकिन इस बार कहानी का दूसरा पहलू कहीं अधिक निर्णायक और प्रभावशाली है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल रक्षात्मक नजरिए से नहीं देखा, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में भी लिया है। एक ऐसा अवसर जिसमें न केवल खतरे को निष्क्रिय किया जाए, बल्कि उसके स्रोत तक पहुंचकर उसे जड़ से समाप्त किया जाए। ड्रोन को गिराना केवल शुरुआती प्रतिक्रिया थी, असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। सुरक्षा तंत्र ने तेजी से इंटेलिजेंस नेटवर्क को सक्रिय किया, डेटा एनालिटिक्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स को मिलाकर एक स्पष्ट तस्वीर तैयार की और फिर उन बिंदुओं की पहचान की जहां से यह पूरा नेटवर्क संचालित हो रहा था। यह केवल सीमाओं की रक्षा का मामला नहीं रह गया था, बल्कि यह उस अदृश्य ढांचे को ध्वस्त करने की तैयारी थी जो लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों को पोषित कर रहा था। अब रणनीति का केंद्र बिंदु बदल चुका है। पहले जहां ध्यान घुसपैठ को रोकने पर था, अब फोकस उस नर्व सेंटर पर है जहां से यह सब संचालित होता है। यह बदलाव केवल सैन्य दृष्टिकोण का नहीं, बल्कि सोच का परिवर्तन है। एक ऐसा परिवर्तन जो रिएक्टिव से प्रोएक्टिव अप्रोच की ओर इशारा करता है। ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी इस बात का संकेत है कि अब जवाब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वहां तक पहुंचेगा जहां से खतरे की शुरुआत होती है। इसमें स्पेशल फोर्सेस की भूमिका, तकनीकी निगरानी, सटीक इंटेलिजेंस और तेज निर्णय क्षमता, सब कुछ एक साथ काम कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में तकनीक की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। ड्रोन वॉरफेयर ने जहां खतरे के नए आयाम खोले हैं, वहीं काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, रडार टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी ने जवाबी क्षमता को भी मजबूत किया है। हर असफल घुसपैठ अब केवल एक विफल प्रयास नहीं, बल्कि एक डेटा पॉइंट बन जाती है, जिससे भविष्य की रणनीति और अधिक सटीक बनाई जाती है। यही कारण है कि हालिया घटनाओं के बाद प्रतिक्रिया केवल तात्कालिक नहीं रही, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति के रूप में विकसित हो रही है। सीमा पार फैले नेटवर्क को समझना भी इस समय सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर दोनों है। यह नेटवर्क केवल सैन्य गतिविधियों तक सीमित नहीं होता। इसमें फाइनेंसिंग, लॉजिस्टिक्स,
स्थानीय समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शंस तक शामिल हो सकते हैं। ऐसे में कार्रवाई केवल एक आयामी नहीं हो सकती। इसके लिए बहुस्तरीय रणनीति की जरूरत होती है, जिसमें कूटनीतिक दबाव, आर्थिक निगरानी, साइबर ऑपरेशंस और जमीनी कार्रवाई सभी को एक साथ समन्वित किया जाए। भारत की मौजूदा तैयारी इसी दिशा में एक संकेत देती है कि अब खेल केवल सीमा पर नहीं, बल्कि हर उस मोर्चे पर खेला जाएगा जहां से खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस बदलते परिदृश्य में मनोवैज्ञानिक पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब विरोधी पक्ष यह देखता है कि उसकी हर चाल को न केवल विफल किया जा रहा है, बल्कि उसके स्रोत तक पहुंचकर उसे निशाना बनाया जा रहा है, तो उसका आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है। ये केवल भौतिक जीत नहीं, बल्कि मानसिक बढ़त भी होती है, जो लंबे समय में कहीं ज्यादा निर्णायक साबित होती है। इसी वजह से अब कार्रवाई का स्वरूप केवल जवाबी नहीं, बल्कि संदेशात्मक भी है। एक ऐसा संदेश जो स्पष्ट करता है कि अब हर साजिश का जवाब उसी की भाषा में और उससे भी अधिक प्रभावी तरीके से दिया जाएगा। जमीनी स्तर पर होने वाली संभावित कार्रवाइयों की चर्चा ने भी माहौल को और अधिक गंभीर बना दिया है। यह केवल एक ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि एक व्यापक अभियान का हिस्सा हो सकता है, जिसमें लक्ष्य स्पष्ट होंगे और परिणाम निर्णायक। इसमें समय, स्थान और रणनीति का चयन बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हर कदम का प्रभाव न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ेगा। ऐसे में संतुलन बनाए रखना, सटीकता के साथ कार्रवाई करना और अनावश्यक विस्तार से बचना, ये सभी पहलू समान रूप से अहम होंगे। दोस्तों, ड्रोन गिरने के कुछ ही घंटों के भीतर एलओसी और उससे सटे इलाकों में अचानक एक अलग किस्म की गतिविधि तेज हो गई। जहां कुछ देर पहले तक आसमान में ड्रोन के धुएं के गुबार तैर रहे थे, वहीं अब जमीन पर तेजी से बढ़ते काफिले, नई पोजीशन लेती यूनिट्स और 24 घंटे एक्टिव निगरानी सिस्टम साफ दिखाई देने लगे। फॉरवर्ड पोस्ट पर बैठे जवानों को क्लियर आदेश मिल चुका था। अब सिर्फ डिफेंस नहीं, अब खेल पूरी तरह से डोमिनेशन मोड पर जाएगा। रात ढलते ढलते भारत के सर्विलेंस ड्रोन्स लगातार पीओके की तरफ गहराई तक जाकर हर हरकत रिकॉर्ड करने में जुट गए। जहां कहीं भी असामान्य मूवमेंट, नई तैनाती या घबराहट में बदलते काफिलों की हलचल दिखी, उसे तुरंत मार्क कर लिया गया। उधर ड्रोन हमले की नाकामी की खबर जैसे ही पीओके से लेकर आगे तक पहुंची, वहां एकदम से अफरा तफरी मच गई। कंट्रोल रूम में बैठे चेहरे पीले पड़ गए। वॉकी टॉकी पर आवाजों की स्पीड अचानक बढ़ गई। लोग अपनी कुर्सियों से उठकर इधर उधर भागते दिखे, यह भरोसा कि 1000 से ज्यादा ड्रोन की आंधी सब कुछ लील जाएगी। कुछ ही मिनटों में राख में बदल चुका था। वहां बैठे प्लानर ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि भारत को लॉन्च से पहले ही पूरे ऑपरेशन की भनक कैसे मिल गई, किस तरह हर रूट पर जाल बिछा था और कैसे एक भी ड्रोन सीमा पार कर एक्सप्लोड करने की पोजीशन तक नहीं पहुंच पाया। उसी समय एक और झटका उन्हें तब लगा जब यह इनपुट आया कि भारत ने कई गिराए गए ड्रोन के इंटैक्ट हिस्से, चिप नेविगेशन सिस्टम और कंट्रोल मॉड्यूल अपने कब्जे में ले लिए हैं। यानी अब पूरी साजिश के पूरे ब्लूप्रिंट तक पहुंचने का रास्ता खुल चुका है। यहीं से भारत का अगला दांव शुरू हुआ। ड्रोन मलबे से निकले डाटा, सैटेलाइट फीड, इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन और पहले से पकड़े गए 3 बड़े कमांडरों से मिली जानकारी, सबको जोड़कर रातों रात एक नया स्ट्राइक मैप तैयार किया गया। इस मैप पर पीओके के अंदर गहराई तक बने कई लॉन्च साइट, कंट्रोल रूम, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस और उनके सपोर्ट नेटवर्क की पूरी चैन उभर कर सामने आ गई। ऑपरेशन रूम में सिर्फ एक लाइन दोहराई जा रही थी, अब बात यहीं नहीं रुकेगी, अब जड़ पर वार होगा। फैसला साफ था, संदेश और भी साफ। जिसने भारत की सीमा पर हजारों ड्रोन छोड़ने की हिम्मत दिखाई है, उसे अब अपने लॉन्च पैड्स तक सलामत बच जाने का भ्रम भी छोड़ देना होगा। जैसे ही हरी झंडी मिली, पीओके के अंदर गहराई तक छिपे टारगेट्स पर एक के बाद एक तीखे वार शुरू हो गए। सबसे पहले निशाने पर वे ठिकाने आए जिनके बारे में पक्के इनपुट थे कि वहीं से ड्रोन ऑपरेशन का कोर कंट्रोल संभाला गया था। रात के अंधेरे में अचानक आसमान से तेज के पहले ही निशाना साधने वाले हथियारों ने उन इमारतों, बंकर्स और भूगर्भीय ठिकानों को टारगेट किया जिनके ऊपर सालों से रहस्यमय चुप्पी थी। पीओके के कई इलाकों में देखते ही देखते आग के ऊंचे गुबार उठने लगे। दूर दूर तक धमाकों की गूंज फैल गई। जिन जगहों से अब भी कुछ घंटों पहले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, ड्रोन कंट्रोल कोड और ऑपरेशन कमांड निकला करते थे,
भारत की सामरिक सोच में एक निर्णायक मोड़ उस रात आया जब बिखरे हुए तथ्यों, तकनीकी संकेतों और मानवीय खुफिया स्रोतों को एकीकृत कर एक ऐसा ऑपरेशनल चित्र तैयार किया गया जिसने पूरे परिदृश्य को बदल दिया। ड्रोन के मलबे से निकाले गए डेटा ने न केवल उनके निर्माण और नेविगेशन पैटर्न का खुलासा किया, बल्कि उन डिजिटल हस्ताक्षरों की भी पहचान की जो उन्हें नियंत्रित करने वाले नेटवर्क से जुड़े थे। इसी के साथ उपग्रहों से प्राप्त उच्च रिजोल्यूशन इमेजरी ने सीमा पार गतिविधियों का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसमें असामान्य संरचनाओं, अस्थायी रनवे जैसे सेटअप और बार बार सक्रिय होने वाले संचार नोड्स की पहचान हुई। इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन ने इस पूरे तंत्र की कार्यप्रणाली को और स्पष्ट किया। कोडित संदेशों, समयबद्ध संकेतों और ऑपरेशनल निर्देशों की श्रृंखला ने यह संकेत दिया कि यह कोई बिखरी हुई गतिविधि नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित और बहुस्तरीय नेटवर्क था। इसके अतिरिक्त पहले से पकड़े गए 3 प्रमुख कमांडरों से मिली जानकारी ने इस खुफिया चित्र को मानवीय संदर्भ दिया। उनके बयानों से न केवल संरचना की पुष्टि हुई, बल्कि यह भी स्पष्ट हुआ कि पीओके के भीतर गहराई तक फैले कई लॉन्च साइट्स, कंट्रोल रूम और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए थे और किस प्रकार एक केंद्रीय कमांड संरचना के अंतर्गत कार्य कर रहे थे। इन सभी स्रोतों को एक साथ जोड़ते हुए ऑपरेशन रूम में रातों रात एक नया स्ट्राइक मैप तैयार किया गया। एक ऐसा मैप जो केवल लक्ष्यों की सूची नहीं था, बल्कि एक जीवित नेटवर्क का दृश्य प्रतिनिधित्व था, जिसमें हर नोड, हर लिंक और हर सपोर्ट चैन स्पष्ट रूप से चिह्नित था। इस मैप ने दिखाया कि कैसे सीमा पार से संचालित ड्रोन गतिविधियां केवल लॉन्च पैड्स तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनके पीछे लॉजिस्टिक्स, ईंधन आपूर्ति, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स और संचार रिले स्टेशनों की एक पूरी श्रृंखला काम कर रही थी। ऑपरेशन रूम में वातावरण गंभीर था, लेकिन निर्णय स्पष्ट। अब प्रतिक्रिया सतही नहीं होगी, बल्कि उस जड़ पर केंद्रित होगी जहां से यह पूरा तंत्र संचालित हो रहा था। यह केवल एक सामरिक जवाब नहीं, बल्कि एक संदेश था कि सीमा पर आक्रामकता का उत्तर अब गहराई में जाकर दिया जाएगा। जैसे ही अंतिम स्वीकृति मिली, तैयार की गई योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया, जिसमें प्राथमिकता उन लक्ष्यों को दी गई जिनके बारे में सबसे विश्वसनीय और पुष्ट इनपुट उपलब्ध थे। रात के अंधेरे का उपयोग करते हुए उच्च सटीकता वाले हथियारों को इस प्रकार तैनात किया गया कि न्यूनतम समय में अधिकतम प्रभाव प्राप्त किया जा सके। प्रारंभिक प्रहार उन संरचनाओं पर केंद्रित थे जिन्हें ड्रोन संचालन का कोर कंट्रोल माना गया था। ऐसी इमारतें और बंकर जो सतह पर साधारण दिखते थे, लेकिन भीतर उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और कमांड इंटरफेस छिपाए हुए थे। कुछ लक्ष्यों के बारे में यह भी संकेत थे कि वे भूमिगत नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जिससे उन्हें पारंपरिक निगरानी से छिपाया जा सके। इन पर विशेष प्रकार के प्रिसिशन स्ट्राइक का उपयोग किया गया, जो सतह के नीचे तक प्रभाव डाल सकें। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ा, पीओके के विभिन्न इलाकों में एक के बाद एक विस्फोटों की गूंज सुनाई देने लगी और कई स्थानों पर आग के ऊंचे गुबार उठते दिखाई दिए। यह केवल भौतिक संरचनाओं का विनाश नहीं था, बल्कि उस नेटवर्क की कार्यक्षमता को बाधित करने का प्रयास था जो पिछले कुछ समय से सक्रिय रूप से ड्रोन गतिविधियों को संचालित कर रहा था। जिन स्थानों से कुछ घंटों पहले तक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, ड्रोन कंट्रोल कोड और ऑपरेशनल निर्देश प्रसारित हो रहे थे, वे अचानक मौन हो गए। एक ऐसा मौन जो किसी भी सैन्य ऑपरेशन में सफलता का प्रारंभिक संकेत माना जाता है। इस पूरी कार्रवाई में समय, सटीकता और समन्वय का विशेष ध्यान रखा गया, ताकि लक्ष्यों को निष्क्रिय करते हुए अनावश्यक विस्तार से बचा जा सके। ऑपरेशन के दौरान लगातार निगरानी जारी रही और प्रत्येक प्रहार के बाद उसके प्रभाव का आकलन किया गया, जिससे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत समायोजन किया जा सके। यह स्पष्ट था कि यह केवल एक रात की कार्रवाई नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीति का हिस्सा था, जिसमें आने वाले समय में भी इसी प्रकार के सटीक और लक्षित कदम उठाए जा सकते थे। इस घटनाक्रम ने यह संकेत दिया कि आधुनिक युद्ध केवल सीमा पर तैनात सैनिकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह डेटा, तकनीक और खुफिया समन्वय का खेल बन चुका है, जहां जीत उसी की होती है जो सूचना को सबसे प्रभावी तरीके से समझ और उपयोग कर सके। अंततः इस ऑपरेशन ने यह स्थापित किया कि जब विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी को एकीकृत कर सुनियोजित ढंग से उपयोग किया जाता है, तो
तो वह केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक निर्णायक रणनीतिक हस्तक्षेप का रूप ले सकती है। वहीं अब सिर्फ जलती दीवारें, ध्वस्त छतें और टूटे हुए एंटीना बचे थे। इसके साथ ही भारत ने एक और स्मार्ट चाल चली। सिर्फ बड़े ठिकानों को निशाना बनाकर रोकने की बजाय छोटे छोटे ट्रांजिट पॉइंट, सप्लाई रूट्स और वह लिंक नोड्स भी टारगेट किए गए, जहां से ईंधन, स्पेयर पार्ट्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और जवानों का आना जाना होता था। मतलब साफ सिर्फ सिर पर नहीं, पूरी बॉडी पर एक साथ वार। नतीजा यह हुआ कि जो नेटवर्क एक जाल की तरह पूरे पीओके में फैला हुआ था, वह कुछ ही घंटों में जगह जगह से फटने लगा। लॉन्च अपर ध्वस्त, कंट्रोल रूम खत्म, फॉरवर्ड सपोर्ट हब जलकर राख और उन तमाम सेफ हाउसेस की पोल खुलती दिखी जहां से सालों से प्लानिंग और फंडिंग का खेल चलता था। पीओके के आम लोगों तक भी इस ऑपरेशन की तस्वीर साफ साफ पहुंचने लगी। रात के सन्नाटे को चीरते धमाकों की आवाजें, जलते ठिकानों की रोशनी और दूर से सुनाई दे रहे भागते वाहनों के हॉर्न, सबने मिलकर यह बता दिया कि इस बार जवाब सिर्फ सिंबॉलिक नहीं बल्कि सर्जिकल और निर्णायक है। वहां से उठने वाली घबराहट भरी रिपोर्ट यह इशारा दे रही थी कि कई जगहों पर हेस्टली इवैक्यूएशन शुरू हो चुका है। जिन ठिकानों को अब तक अजय और बेखौफ माना जाता था, वे अचानक सबसे असुरक्षित और सबसे बड़ा बोझ बन गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बचाएं क्या, छोड़ें क्या, क्योंकि चारों तरफ से दबाव था। ऊपर से आसमान में मंडराती भारतीय नजर और हथियार, नीचे से फैलती आग और टूटती कमांड लाइन। इधर भारत की तरफ तस्वीर बिल्कुल अलग थी। अग्रिम मोर्चों पर तैनात जवान पूरी सतर्कता, अनुशासन और रणनीतिक समझ के साथ अपनी अपनी पोजीशन पर डटे हुए थे। उनके चेहरों पर न कोई घबराहट थी और न ही किसी तरह की जल्दबाजी, बल्कि एक ठोस विश्वास और प्रशिक्षित धैर्य साफ झलक रहा था। सर्विलेंस नेटवर्क 24 घंटे सक्रिय था, मानो बिना पलक झपकाए हर हलचल, हर गतिविधि और हर संदिग्ध संकेत को कैद कर रहा हो। अत्याधुनिक ड्रोन, थर्मल इमेजिंग सिस्टम और सैटेलाइट आधारित निगरानी तंत्र मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर रहे थे जिसमें दुश्मन की किसी भी चाल को अनदेखा करना लगभग नामुमकिन था। राष्ट्रीय स्तर पर बैठा रणनीतिक नेतृत्व हर एक इनपुट, हर एक फ्रेम और हर एक डेटा पॉइंट का सूक्ष्म विश्लेषण कर रहा था। ऑपरेशन रूम में मौजूद अधिकारी लगातार स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए थे, जहां रियल टाइम में आने वाली जानकारी के आधार पर निर्णय लिए जा रहे थे। हर नए स्ट्राइक के बाद ड्रोन से ली गई विजुअल्स और सैटेलाइट इमेजरी तुरंत ऑपरेशन रूम तक पहुंच जाती और विशेषज्ञों की टीम तुरंत उसका विश्लेषण शुरू कर देती। यदि कहीं यह देखा गया कि कोई ठिकाना पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ है या किसी संरचना का हिस्सा अभी भी सक्रिय रह सकता है, तो बिना समय गंवाए दूसरे वेव का स्ट्राइक प्लान तैयार किया जाता। इस दूसरे हमले का उद्देश्य स्पष्ट होता: दुश्मन को दोबारा संगठित होने, संसाधन जुटाने या किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने का 1 इंच भी मौका न दिया जाए। इस पूरी प्रक्रिया में समय का हर सेकंड बेहद कीमती था और इसी कारण निर्णय लेने की गति और सटीकता दोनों पर बराबर ध्यान दिया जा रहा था। जहां कहीं यह संकेत मिला कि किसी सुरंग, अंडरग्राउंड रूट या छिपे हुए मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां विशेष फोकस के साथ ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया। इंजीनियरिंग यूनिट्स और स्पेशल फोर्सेस को तुरंत अलर्ट किया गया ताकि उन संभावित रास्तों को चिन्हित कर निष्क्रिय किया जा सके। कई जगहों पर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और सेंसर आधारित तकनीकों का उपयोग किया गया, जिससे जमीन के नीचे छिपी गतिविधियों का भी सटीक पता लगाया जा सके। सैनिकों को स्पष्ट निर्देश थे कि किसी भी संदिग्ध संरचना, परित्यक्त भवन या असामान्य भू आकृति को नजरअंदाज नहीं करना है। हर इंच जमीन को रणनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा था। इस पूरे अभियान में तकनीक और मानव कौशल का अद्भुत समन्वय देखने को मिला। जहां एक और मशीनें लगातार डेटा एकत्र कर रही थीं, वहीं अनुभवी अधिकारी और विश्लेषक उस डेटा को समझकर व्यावहारिक निर्णयों में बदल रहे थे। कमांड चेन पूरी तरह स्पष्ट और सक्रिय थी, जिससे आदेशों का प्रवाह बिना किसी रुकावट के सबसे आगे तैनात जवानों तक पहुंच रहा था। मौसम की परिस्थितियां, भूगोल, दुश्मन की संभावित रणनीति, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा था। जवानों की थकान को भी ध्यान में रखा गया और रोटेशन सिस्टम के जरिए यह सुनिश्चित किया गया कि हर सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ ड्यूटी निभा सके। मेडिकल यूनिट्स भी पूरी तरह तैयार थीं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान की जा सके। इस बीच कम्युनिकेशन नेटवर्क को अत्यधिक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड रखा गया ताकि किसी भी तरह की जानकारी लीक न हो सके। दुश्मन की ओर से इलेक्ट्रॉनिक जामिंग या साइबर हस्तक्षेप की संभावना को देखते हुए बैकअप सिस्टम भी सक्रिय रखे गए थे।
इस पूरे ऑपरेशन का मूल उद्देश्य सिर्फ जवाब देना नहीं था, बल्कि एक ऐसा दबाव बनाना था जिससे दुश्मन की आक्रामक क्षमता पूरी तरह निष्क्रिय हो जाए। हर स्ट्राइक, हर मूवमेंट और हर निर्णय इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा था। ऑपरेशन रूम में बैठे वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति का आकलन कर रहे थे और जरूरत पड़ने पर रणनीति में तुरंत बदलाव भी किया जा रहा था। इस लचीलेपन ने अभियान को और अधिक प्रभावी बना दिया। जहां कहीं भी दुश्मन की गतिविधि में थोड़ी भी वृद्धि या बदलाव देखा गया, वहां तुरंत अतिरिक्त संसाधन तैनात कर दिए गए। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात स्पष्ट थी, यह सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सुनियोजित, तकनीकी रूप से सक्षम और अत्यंत सटीक सैन्य कार्रवाई थी। जवानों का मनोबल उच्च था क्योंकि उन्हें अपने प्रशिक्षण, अपने नेतृत्व और अपने उपकरणों पर पूरा भरोसा था। देश के भीतर बैठा हर नागरिक भले ही इस ऑपरेशन की बारीकियों से अनजान हो, लेकिन सीमाओं पर तैनात हर सैनिक जानता था कि उसका हर कदम, हर निर्णय और हर जोखिम राष्ट्र की सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है। यही भावना उन्हें हर परिस्थिति में डटे रहने की शक्ति दे रही थी। अंततः यह स्पष्ट था कि भारत की तरफ से न केवल जवाब दिया जा रहा था, बल्कि एक ऐसी रणनीतिक बढ़त बनाई जा रही थी जो भविष्य में किसी भी खतरे को उभरने से पहले ही खत्म कर सके। वहां ग्राउंड प्लान में बदलाव कर तुरंत उसे नेक्स्ट हिट लिस्ट में डाल दिया गया। इसी बीच भारत ने एक और मोर्चा खोल दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबूतों की बौछार, ड्रोन हमले का पूरा डाटा, ये अमीन सर्टिन स्टेट डांस दिया। लॉन्च से लेकर गिरने तक की टाइमलाइन, 1000 से ज्यादा यूएवीज के एग्जैक्ट पाथ, उनके पेलोड के सैंपल, गिराए गए ड्रोन के डिस्ट्रॉयड नहीं हुए क्रिटिकल पार्ट्स और उनसे निकले नेविगेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट। यह सब अलग अलग चैनल के जरिए कई ताकतवर देशों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचना शुरू हो गया। कई राजधानियों में बैठे सुरक्षा विशेषज्ञ जब इन विजुअल्स और टेक्निकल रिपोर्ट्स को देख रहे थे, तो साफ शब्दों में यही कह रहे थे कि अगर यह हमला सफल हो जाता तो हालात सिर्फ एक क्षेत्रीय तनाव तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उसका झटका पूरे इलाके और वैश्विक स्थिरता तक महसूस किया जाता। भारत ने बिल्कुल दो टूक लहजे में यह बात सामने रख दी कि यह सिर्फ सीमा विवाद या टैक्टिकल प्रोबिंग नहीं था, यह एक फुल स्केल ड्रोन वॉर की रिहर्सल थी जिसमें 1000 से ज्यादा मशीन एक साथ डिप्लॉय की गई थी। और इस रिहर्सल को भारत ने न सिर्फ रोक दिया, बल्कि उसे उनकी सबसे बड़ी हार में बदल दिया। यही वजह है कि कई देशों ने पर्दे के पीछे से भारत के पास संदेश भेजने शुरू कर दिए कि वे इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और ड्रोन वॉरफेयर की बढ़ती रेस पर गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर होता है। और अब तक ये आवाजें भी उठने लगीं कि अगर भारत जैसा मजबूत सर्वेलेंस और डिफेंस नेटवर्क ना होता तो यह पूरा एपिसोड एक बड़े मानवीय संकट में बदल सकता था। उधर पीओके के अंदर लगातार जारी स्ट्राइक और दबाव के बीच वहां के लोकल नेटवर्क बुरी तरह टूटने लगे। कई जगहों से इंटेलिजेंस इनपुट आने लगे कि जो लोकल हैंडलर्स, गाइड्स और फैसिलिटेटर्स अब तक सीमा पार से चल रहे नेटवर्क की रीढ़ बने हुए थे, वे खामोशी से अपने ठिकाने छोड़कर भागने लगे हैं। कुछ ने डिस्गाइज बदल लिए, कुछ ने भूमिगत सुरंगों में छिपना शुरू कर दिया और कुछ सीधे दूसरी तरफ भागने की तैयारी में जुट गए। इस बार स्थिति पहले से बिल्कुल अलग थी। वर्षों तक सीमा पार से चलने वाली गतिविधियों का पैटर्न भले ही बदलता रहा हो, लेकिन इस बार भारत की रणनीति में जो परिपक्वता और गहराई दिखाई दी, उसने पूरे परिदृश्य को एक नए आयाम पर ला खड़ा किया। सीमा के इस विस्तृत बेल्ट पर साइलेंस की इंटेंसिटी को योजनाबद्ध तरीके से कई गुना बढ़ा दिया गया था। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं था कि गतिविधियां कम हो गई थीं, बल्कि हर गतिविधि को इतनी सूक्ष्मता से मॉनिटर किया जा रहा था कि किसी भी असामान्य हलचल को तुरंत पहचान लिया जाए। नए चेक पॉइंट्स को सक्रिय किया गया, जिनमें केवल पारंपरिक निगरानी ही नहीं, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया। थर्मल इमेजिंग, मोशन सेंसर और रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन जैसे टूल्स ने इन चेक पॉइंट्स को सिर्फ निगरानी केंद्र नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंस हब बना दिया था। हर संदिग्ध मूवमेंट को तुरंत ट्रेस करने के लिए विशेष प्रशिक्षित टीमें तैनात की गईं, जो न केवल जमीन पर बल्कि डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से भी सक्रिय